हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है मुंबई के बांद्रा इलाके की। बांद्रा में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रख दिया है। चाहे फिर भी व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर जहां देखो वहां सिर्फ सिद्दीकी के बारे में ही चर्चा हो रही है। अब आप सिद्दीकी का नाम सुनकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि आखिर आज की जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो आखिर किसकी है। जी हाँ दोस्तों, दिन था 12 अक्टूबर 2024 का। रात का लगभग 9:30 बज रहा था। तभी सिद्दीकी अपने कुछ सहपाठियों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनके मन में एक ख्याल आता है कि वो क्यों ना अपने बेटे के ऑफिस में जाएं और अपने बेटे से मिलें। तभी वो अपने बेटे के ऑफिस जाते हैं और साथ में अपने बेटे को भी साथ में लेते हैं और वापस फिर उसी रास्ते से आते हैं। तभी उनके बेटे के पास एक कॉल आता है और उनका जो बेटा होता है वो गाड़ी से उतरकर बाहर बात करने लगता है। जब वो फोन पे बात कर रहा था तो उसी टाइम जो सिद्दीकी साहब थे वो उसी जगह पर खड़े थे और उसी मैदान के पास जहां पर लंकापति रावण का पुतला जलाया जा रहा था। अब वहां पर जहां पर पुतला जलाया जाता है वहां पर पटाखों की बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं जहां पर ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये पटाखों की आवाज है या फिर फायरिंग हुई है। दोस्तों, इसी के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद जब लोगों की यानी कि जो सिद्दीकी साहब थे उनके जब सहकर्मियों की सहपाठियों की नज़र जब सिद्दीकी साहब पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि सिद्दीकी का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनके सीने से और उनके पेट से खून बह रहा था। इतना देखने के बाद लोग बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। इसके बाद सिद्दीकी साहब को आनन फानन में उठाया जाता है और बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। आज डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम तुरंत इलाज स्टार्ट करो, पैसे की टेंशन मत लो। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर उस बॉडी को चेक करते हैं, चेकअप करते हैं कि कहीं से कोई भी नस फड़कती हुई मिल जाए। लेकिन जब डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लगभग रात का 11:30 बज रहा था जब सिद्दीकी साहब को मृत घोषित किया जाता है। दोस्तों, रात में ही सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है और जहां देखो वहां सिद्दीकी साहब के चर्चे चल रहे थे। आखिर सिद्दीकी साहब थे कौन? आखिर उनका इतना जाना माना चेहरा बना कैसे था? आखिर उनकी हत्या करने का कारण क्या था? उनकी हत्या का प्लान कैसे बना? उनका मर्डर कराया किसने था? अब ढेर सारे सवाल ऐसे लोगों के मन में उठ रहे हैं, हमारे मन में भी उठ रहे हैं। लेकिन हमें तो सोशल मीडिया से रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ भी मिला है वो आज सारा कुछ हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिद्दीकी साहब के साथ ऐसा हुआ कैसे और आखिर वो थे कौन। लेकिन हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, बात करते हैं सिद्दीकी साहब के जन्म की कि आखिर वो रहने वाले कहाँ के थे। सिद्दीकी साहब का जो जन्म हुआ था वो बिहार के गोपालगंज में हुआ था। सिद्दीकी साहब के जो पिता थे वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे, यानी कि उनका एक छोटा मोटा बिजनेस था। सिद्दीकी साहब के जो पिता थे जियाउद्दीन सिद्दीकी, वो एक वॉच मेकर थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस गांव से स्टार्ट किया और कुछ ही समय में वो मुंबई तक पहुंच गए। अब सिद्दीकी साहब अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ाई कर लो, इसके बाद तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना है और तुम्हें हमारा और हमारे बिहार का नाम रोशन करना है। दोस्तों, सिद्दीकी साहब अपने इंटर की पढ़ाई अपने लोकल से ही करते हैं। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में जाते हैं और इसके बाद जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब वो सोचते हैं कि क्यों ना उन्हें राजनीतिक में अपना कदम रखना चाहिए। तो इसके कुछ ही समय में ग्रेजुएशन करने के बाद वो राजनीतिक में यानी कि कांग्रेस पार्टी में कदम रखते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात सुनील दत्त से होती है। इसके बाद उनका आना जाना होता रहता है। उन्हीं की वजह से जो सिद्दीकी साहब थे उनकी मुलाकात संजय दत्त से होती है। संजय दत्त उनके
हम उम्र के थे, इसलिए उनकी जान पहचान और हाव भाव, दोस्ती यारी संजय दत्त से बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन्हीं की वजह से अब वो हर बॉलीवुड के, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, एक्टर हो या डायरेक्टर हो, हर किसी की मुलाकात नॉर्मल होने लगी थी। धीरे धीरे वो नेताओं की हर पार्टी में कदम रखते रहे और हर किसी को सपोर्ट करते रहे, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। इसके बाद उन्हें बांद्रा का महासचिव बना दिया जाता है। इसके बाद लगभग वो 3 बार बांद्रा के महासचिव बनाए जाते हैं और वो राजनीतिक का दौर ऐसे ही चलता रहता है। उनका एक बेटा भी होता है, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जीशान सिद्दीकी था। अब बेटा भी बांद्रा में विधायक था और उनकी एक जो बेटी थी वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करती है और इसके बाद कई सारी ऐसे फार्मा कंपनी है जिसे वो हैंडल कर रही है और अपना नाम रोशन कर रही है। उनकी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक डॉक्टर बनती है और इसके बाद वो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसे वो हैंडल करती है और उन्हें बखूबी चलाती है। अब सिद्दीकी साहब का नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ था। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कुछ ही समय के बाद राजनीतिक से मतलब छोड़ दिया। उन्होंने राजनीतिक छोड़ने के बाद उन्हें उनके बेटे को विधायक बना दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन उनका मन करा कि क्यों ना वो अपने बेटे से मिले। इसके बाद वो अपने बांद्रा के अपने बेटे से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से अपने बेटे को लेने के बाद उसी गाड़ी में रिटर्न वापस आते हैं। तभी रास्ते में देखते हैं कि उनके बेटे के फोन पर किसी का कॉल आ रहा था और वो अपनी गाड़ी को उसी इलाके के पास, उसी मैदान के पास खड़ी करते हैं जहां पर लंकापति रावण के पुतले को जलाया जा रहा था। वहां पर बहुत ही लोग नाच गाना कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपने दशहरे के त्योहार को बहुत ही अच्छे से मना रहे थे। इसके बाद सिद्दीकी साहब वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उनका जो लड़का था जीशान, वो अपनी गाड़ी से उतरकर कुछ दूर चलकर अपने फोन पर बात कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ही समय के बाद वहां पर एक ऑटो आता है और उस ऑटो से लगभग 3 लोग उतरते हैं। तीनों के हाथ में गन थी और तीनों ही लगातार सिद्दीकी साहब पर फायरिंग करने लगते हैं। 2 गोली सिद्दीकी साहब के सीने में लगती है और एक गोली उनके पेट में जाके लगती है। लेकिन तभी चौथी गोली चलती है, वो उनके दोस्त के छू के निकल जाती है और जो 5वीं गोली होती है वो उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे में जाके लगती है। इसके बाद लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो फायरिंग हो रही है। अब भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग भागम भाग मचाते हैं। देखते हैं कि उस भीड़ में 3 ऐसे शख्स थे जो चेहरे पर रूमाल बांधे हुए थे और भीड़ में भागते हुए जा रहे थे और भीड़ उन्हें उनके पीछे भगाते हुए ले जा रही थी। तभी जब दोस्तों की नज़र सिद्दीकी साहब पर पड़ती है तो वो सिद्दीकी साहब को आनन फानन उठाते हैं और बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इसके बाद उनके जो सहकर्मी होते हैं वो डॉक्टर को कहते हैं कि तुम इलाज शुरू करो, पैसे की टेंशन मत लो। डॉक्टर तुरंत ही इलाज शुरू करता है, लेकिन वो इलाज तब करता जब सिद्दीकी साहब की सांसें चल रही होती। डॉक्टर ने काफ़ी सारा चेकअप किया लेकिन उन्हें बाद में लगभग रात के 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसी समय सोशल मीडिया पर सिद्दीकी साहब के बारे में तहलका मच जाता है। अब लोगों को जैसे जैसे ये पता चलता है कि उनकी हत्या हो चुकी है, लोगों के समझो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी सलमान खान को जब पता चलता है वो अपने बिग बॉस का शो छोड़कर तुरंत वो वहां पर मिलने जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया, उसमें से जो 3 अपराधी थे जिन्होंने सिद्दीकी साहब पर गोली चलाई थी, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम गुरमेल सिंह था और दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप था। जो तीसरा शख्स था उसका नाम शिव कुमार गौतम था। अब धर्मराज और शिव कुमार गौतम दोनों ही एक ही गांव के थे, यानी कि वो दोनों ही बहराइच जिले के थे। वो एक बहराइच जिले में एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों ही कबाड़ बीनने का काम किया करते थे और जब पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तब पुलिस उनके घर तक पूछताछ करने के लिए जाती है।
लेकिन अक्सर देखा गया है जब भी पुलिस अपराधियों के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परिवार वाले अक्सर यही कहते हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। उनके परिवार वालों का कहना था कि उनका बेटा मुंबई में गया ही नहीं था, क्योंकि वो तो कहीं और ही जॉब कर रहा था और वो कबाड़ बीनने का काम करता है। दोस्तों, अक्सर ही अपराधियों के परिवार वाले होते हैं, वो अपराधी को बचाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस के हाथ में ये केस आता है तो अच्छे अच्छे अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान नहीं करना था, बल्कि जागरूक करना था कि जहां भी रहें आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।